I welcome all the students of class 10 to this video session. As we know that we have been doing chapter 4th of geography, that is agriculture, and we have done almost all the topics of this chapter. Like in the last lecture, we have discussed our Bhudan Gramdan, bloodless revolution, and etc. some important things. Now in this video lecture, we are discussing about contribution of agriculture in national economy, employment, and output. These are some of the parameter we have to discuss in this lecture. Let's talk about them one by one. As we know that our 60% of population directly depend upon एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. हम ऊपर देख चुके हैं कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है. एंड अगर 60% आपकी पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इसका मतलब उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. हमें पता है कि आपका जो एग्रीकल्चर है बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी है. प्राइमरी सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्रीज आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, और सर्विसेज आते हैं टर्सरी सेक्टर, इन थर्ड सेक्टर में. लेकिन हम देखेंगे कि 60% पॉपुलेशन आपकी प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर भी जो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 50% से कम है. आई मीन टू से कि जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इंडिया की, वो 50% से कम है. नाउ यू कैन थिंक कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर में, फिर भी इतना जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम क्यों है. उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. बट हेयर वी कैन सी ग्रोथ रेट. देखते हैं एक बार जीडीपी का. ये आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये केवल आपका ग्रोथ रेट है. मतलब किस तरह एग्रीकल्चर जो जीडीपी में वो दे रहा है अपना कंट्रीब्यूशन, उसका ग्रोथ रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है. आप देखेंगे 2013-14 में आपका 4.2 था, उसके बाद 14-15 में माइनस में चला गया, और 15-16 में आपका 1.1% ही इंक्रीज हुआ लास्ट बार से. तो अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो यू कैन सी दे 5 मतलब परसेंट से डायरेक्टली 7% तक इंक्रीज हो रहा है कंजिक्यूटिवली. मतलब आपका इस तरह इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टैगनेंट है, मतलब धीरे धीरे बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, जबकि ये बहुत अच्छी स्पीड से इंक्रीज होना चाहिए. सर्विस सेक्टर और आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन आपका जो प्राइमरी सेक्टर दैट इज़ एग्रीकल्चर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. रोल ऑफ एग्रीकल्चर कह सकते हैं हम, कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं. ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही नहीं है, हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी ये एनहांसमेंट करेगा कि इंडियन सिनेरियो में एग्रीकल्चर कैसे रोल प्ले कर रहा है. लेट्स हैव लुक समथिंग. अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें एग्रीकल्चर का, वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें, तो वी कैन सी दैट मिल्क में, कैश्यू नट में, कोकोनट में, टी में, जिंजर में, टर्मरिक, ब्लैक पेपर में हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं. सबसे ज़्यादा ये चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं. लार्ज कैटल पॉपुलेशन इंडिया की है. सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट, राइस, शुगर केन, शुगर कह सकते हैं, ग्राउंड नट एंड पल्सेस. ये सेकंड लार्जेस्ट हम हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर चाइना. थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टबैको की हम हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म. नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर इतने सारे जो फैक्टर्स हैं, मतलब वर्ल्ड में हम लीड कर रहे हैं इन चीज़ों में. लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हम फिर भी इतना अच्छा एग्रीकल्चर फिर भी इतना अच्छा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है. उसके बहुत सारे रीज़न हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी क्या क्या है. शेयर इन नेशनल इनकम. अब जैसे पता है कि आपकी 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो ये आपका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन दे रहा है. जितना भी दे रहा है, कितना भी दे रहा है, वो डिपेंड करता है. वो बाद में डिमेरिट हम देखेंगे कि इतना कम क्यों दे रहा है. अभी देख लेते हैं कितना दे रहा है.
ऑल्दो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द टोटल नेशनल इनकम हैज़ बीन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, हम जैसे पहले वो आप एनसीईआरटी की उसमें टेबल में देख चुके हैं कि जो आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ स्टिल कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 80% ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ से हमें पॉइंट एक चीज़ समझ में आ गया कि ये एग्रीकल्चर आपका 18% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये कम है ज़्यादा है बाद में देखते हैं। ओके, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन सी कि आपकी 56% लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो नया 2004-5 के हिसाब से 56 है, लेकिन अब ये बढ़ के तो अगर 2013-14 का जो नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 63% के अराउंड आपका जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये आप यू कैन थिंक कि एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर कितना वर्स है, कितना बड़ा है कि ये 63% पॉपुलेशन को आपका डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो पहला पॉइंट हमने, आप इसको नोटबुक में सीरियल वाइज लिख लेंगे। पहला तो ये नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और तीसरा फूड ग्रेन्स। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की 135 करोड़ को कौन खिला रहा है? एग्रीकल्चर ही तो खिला रहा है, या नहीं? एग्रीकल्चर से ही तो आपका मतलब पल्सेज आ रहे हैं, आपके फूड ग्रेन्स आ रही है। तो एक तरह से ये फूड ग्रेन जो प्रोवाइड कर रहा है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, वो आपका एग्रीकल्चर ही तो है। थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, लाइक यू कैन सी कि जो आपकी प्राइमरीज एक्टिविटी हैं वो रॉ मटेरियल आपका लैंड से लेती हैं, लाइक कॉटन लेती हैं, ठीक है, शुगर केन लेती हैं, फिर शुगर बनती है, जूट, ठीक है, उसके बाद टी है आपकी, उसके बाद कॉफ़ी है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी मटेरियल होता है ये आप इंडस्ट्रीज़ के पास भेजते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के पास भेजता है ताकि उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग करके उसका सामान बना सके। लाइक कॉटन और जूट के आपके कपड़े बनते हैं, तो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली जाता है आपका फैक्ट्रीज़ के पास में, और फैक्ट्रीज उसको सेकेंडरी सेक्टर आपका फैक्ट्रीज है ना, प्राइमरी सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भेजता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में जो कि आपकी फैक्ट्रीज हैं, और फिर फैक्ट्रीज उसको मैन्युफैक्चर करके रॉ मटेरियल से, और फिर उसको भेजती हैं टर्सरी सेक्टर में जो आपका सर्विसिंग सेक्टर है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉटन लिया, किसान ने कॉटन लिया, उसे उगाया, और वो जो प्रोड्यूस हुआ उसने उस फैक्ट्री को बेच दिया। फिर फैक्ट्री उसको, उसका मतलब टेक्सटाइल फैक्ट्री क्या करेगी, उसे कपड़े बनाएगी और किसी शोरूम को बेचेगी। तो ये जो थर्ड पार्ट आपका जो शोरूम है टर्शरी सेक्टर, फिर वो लोग हम लोगों तक पहुंच पाएगा। तो हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर है और ये आपका मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, वो ये आपका मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब जब आप, हमने देख चुके हैं वर्ल्ड में कि हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में, जो मोस्टली चीज़ हो रही हैं इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक टी, कॉटन, कॉफ़ी, जूट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये जो इतनी सारी एंटिटीज़ हैं ये इंडिया में बहुत वास्ट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अकाउंटिंग फॉर अबाउट 70% ऑफ एक्सपोर्ट, यू कैन थिंक। अभी आप देख सकते हैं जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसका 70% एग्रीकल्चर से ही है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, बाहर का जो मनी यहाँ आ रहा है और हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर उसके लिए डिपेंड, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो ये आपका एक पॉइंट ये हो गया कि फॉरेन जो बाहर का जो पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अब ठीक बात है, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री तक सामान पहुंचाने के लिए किसान ने तो सामान बना लिया, अब किसान को वो फैक्ट्री तक पहुंचाना है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपकी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का जो कम्युनिकेशन जो मीडियम है वो इंक्रीज़ होगा, वो डेवलप्ड होगा। तो एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करने में, और ट्रेड तो आपको पता ही है।
एक जगह से एक तो फॉरेन ट्रेड आपका इससे डेवलप हो रहा है, और आपका जो इंटरनल ट्रेड है इंडिया का वो भी डेवलप हो रहा है। तो सिग्निफिकेंस मतलब फैक्टर है आपका एग्रीकल्चर, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में। ओके, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब दो द डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टैक्सेस टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, दे गेट ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू इन द टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन चार्जेस, टैक्सेस, impose of commodity purchases with cultivator, सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अर्न रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट खुद एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, वो कुछ ज़्यादा टैक्स नहीं ले रही। मतलब किसान ने अगर 100 बोरी अनाज पैदा किया है तो उस पर गवर्नमेंट कुछ भी टैक्स नहीं दे रही, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? किसान के पास जो लैंड है, किसान के पास जो लैंड है उससे रिवेन्यू आ रहा है, टैक्स लग रहा है उस पर। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की यूज़ कर रहे हैं किसान, उससे उससे आ रहा है पैसा, उस पर चार्ज इरिगेशन टैक्स लग रहा है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप के टैक्स लग रहे हैं ज़मीन के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, या जो आप फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब आप जैसे हमने पढ़ा था ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक में क्या था? ग्रामीण बैंक आपका टैक्स मतलब बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा दे रहा था किसान को। अब किसान पैसा वापस लौटाएगा, कुछ तो इंटरेस्ट रेट देगा, तो वो जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो भी तो गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट की इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का मतलब जो कैपिटल है उसमें इंक्रीज करेगा। तो इस तरह ये आपका एग्रीकल्चर रिवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो आई थिंक ये जो 6-7 पॉइंट हैं आप इनको देख लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारे पॉइंट यहीं दिए गए हैं। पहला हमने नेशनल इनकम में शेयर डिस्कस कर लिया, फिर देखिए कि ये वाकई में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्री को। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर मतलब आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, डायरेक्टली आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं लिखने। तो आई थिंक आप इसको देख लिया होगा। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब जब इतनी बात हो चुकी है, चैप्टर हमने काफ़ी फैक्टर्स देख चुके हैं कि किस तरह एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेशनल इकोनॉमी में और जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब वर्ल्ड का इम्पैक्ट देख लेते हैं इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, सॉरी। अब बेसिकली ग्लोबलाइजेशन वर्ड का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन वर्ड से हम समझते हैं ग्लोब, ग्लोब का मतलब वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल आप केवल इंडिया में डील कर रहे हैं, आप केवल इंडिया की बात करते हैं, तो आप केवल मतलब इंटरनल बात कर रहे हैं। जब आप अपने अफेयर्स को, इंडिया के अफेयर्स को बाहर ले जाते हैं, आप ग्लोबली डिस्कस करते हैं किसी के साथ, वो फेनोमेना जो आपके किसी कंट्री से बाहर चला जाए वो ग्लोबलाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया के इंटरनल ट्रेड है केवल, ठीक है, इसका मतलब केवल इंटरनल ट्रेड हो रहा है। जब इंडिया किसी और कंट्री से अपना ट्रेड करेगी, इसका मतलब उसका ट्रेड ग्लोबलाइज हो गया। ग्लोबलाइज का मतलब है वर्ल्ड सिनेरियो में बात करना। लाइक आप एक आदमी फॉर एग्जांपल इंडिया से यूएसए में जा रहा है, ठीक है, वहाँ जाकर वो अपना जो कल्चर है वो प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब उसका कल्चर भी ग्लोबलाइज हो रहा है, ट्रेड ग्लोबलाइज हो रहा है। अगर ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई आदमी इंडिया का जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब जो बाहर के लोग हैं वो भी उस आर्ट को सीखेंगे। तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर कंट्री का आर्ट है, और जब लोग वर्ल्ड के लोगों के साथ शेयर किया जाएगा तो वो भी ग्लोबलाइज होगा। इस तरह जो ग्लोबलाइजेशन हम समझ सकते हैं बेसिकली, जब एक अफेयर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए और लोग उसको मतलब देखें तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसी तरह जब एग्रीकल्चर की बात हो, जब इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कर रही है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और बाहर का यानी यूएसए फॉर एग्जांपल इंडिया, इंग्लैंड का इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रहा है, इंपोर्ट कर रही है इंडिया, इसका मतलब ये जो एक्सचेंज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज हो गया है ना। तो अब उस ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट देखना है हमको एग्रीकल्चर के ऊपर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस कंटेक्स्ट में बात करने वाले हैं। और ग्लोबलाइजेशन ये कोई अभी कोई मॉडर्नाइज
मतलब टर्म नहीं है, ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पुराना है। इफ़ यू टॉक अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन ने ट्रेड करना शुरू किया यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, लाइक अदर जो सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, तो उस टाइम भी ग्लोबलाइजेशन था। इफ़ यू टॉक अबाउट जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए या यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ आई आज़ादी से पहले 1600 एडी में या 1620 एडी के अराउंड जब यहाँ आई थी, तो वो क्या करने आई थी? वो भी तो यहाँ ट्रेड ही करने आई थी ना। यहाँ का जो मतलब टी है, इंडिया की जो टी है, जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, उन्हीं तो लेने आई थी ना। इसका मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो फेनोमेना है ना, ये बहुत लंबे समय से है, कोई नए टर्म नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चर का जो मतलब कह सकते हैं एक्सचेंज हो रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्टर है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को। ओके, थोड़ा यहाँ से देखते हैं एक बात। अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990, the farmer in India have been exposed to new challenges despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, sugarcane, agriculture produce are not able to compete with the development in the world. अब 1990 में ऐसा क्या हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा था, इंडिया राइस, कॉटन, रबर, टी जैसे जो प्रोडक्ट थे वर्ल्ड में इनकी बहुत डिमांड थी। सडनली 1919 में इनकी डिमांड डिक्लाइन होगी और इंडिया को जितना प्रॉफिट होना चाहिए था वो इतना नहीं हो रहा था। 1990 में हुआ क्या? 1990 में एक्चुअली 5 ईयर प्लान आया था एक, जिसमें एलपीजी के बारे में बात की थी। एलपीजी, अब ये एलपीजी आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये आपका है, इसको लिख लेना आप। हेलो, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एलपीजी। एलपीजी क्या था? एलपीजी आपका 1990 में एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें था कि मैं थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ उसको ढंग से, आप एलपीजी लिख लेना उसको। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। मैं दोबारा बता देता हूँ, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 1990 में एक 5 ईयर प्लान आया था जिसके अंदर बात की गई थी कि हम कैसे, मतलब इंडिया कैसे अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल जो गेन है, वो कैसे इंक्रीज कर सकता है। तब तक 1990 तक इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो 1990 में 5 ईयर प्लान में डिसीजन लिया गया कि हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो मतलब फ्रिक्वेंसी है उसको इंक्रीज करेंगे और एलपीजी मॉडल लाया गया था। लिबरलाइजेशन मतलब वो कंडीशन एक्सपोर्ट की डिक्लाइन कर दी जाए, मतलब इतनी सख्त कंडीशन ना रखी जाए कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया में अपना सामान ना ला सके। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो एक कंडीशन होती है ना हर कंट्री के लिए, एग्रीमेंट होते हैं बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड एक्सचेंज के लिए होते हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया, लिबरल कर दिया गया, ताकि जो बाहर वाली कंट्री है इंडिया में आसानी से अपना सामान दे सके। ओके, लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट कंपनीज को बूम दिया गया ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो फ्रिक्वेंसी है उसे इंक्रीज कर सके। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। अब भी जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर था, उसको प्राइवेट कर दिया जाता है ताकि उसका जो क्वालिटी है वर्किंग की वो बढ़ जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हम देख ही चुके हैं, जितने भी आपके फेनोमेना हैं ट्रेड के, कल्चर के, एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट के, उनको ग्लोबलाइज कराना ताकि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो। तो एलपीजी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप समझ सकते हैं, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 सिनेरियोज। पहला इंडिया का है, दूसरा यूरोपियन कंट्रीज़ का है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो जो ग्लोबलाइजेशन फैक्टर है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ चुका है, इंडियन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जब प्रोडक्ट हैं, वो वर्ल्ड की डिमांड के अकॉर्डिंग compete नहीं कर पा रहे, या वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट हैं लाइक यूएसए के जो या यूरोपियन कंट्रीज़ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके साथ compete नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब वो महंगे क्यों हैं भाई? ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ सस्ती होगी लोग तो उसे ही खरीदेंगे ना।
अब यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं तो लोग उन्हें खरीद रहे हैं। चाहे इंडियन क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन लोग थोड़ा सस्ते पे ध्यान देते हैं। लोग दो ही चीज़ पे ध्यान देते हैं ना, पहले तो क्वालिटी क्या है, ठीक है, अगर क्वालिटी ठीक ठाक भी है और सस्ती चीज़ है तो लोग उसे खरीद लेते हैं। तो वही बात है, यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। और इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों महंगे बिक रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यूएसए का, और दूसरा एग्जाम्पल है इंडिया का। अब इंडिया में आपको पता है कि 60% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, आपकी बहुत कम पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो वहाँ की गवर्नमेंट यूएसए की करती क्या है, लोगों को मोटिवेट करती है ताकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करवाती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर फील्ड में। फॉर एग्जांपल कोई किसानों को मोटिवेट करने के लिए सब्सिडी का मतलब बेसिकली एक तरह का रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, लाइक किसी को ट्रैक्टर खरीदना है फॉर एग्जांपल यूएसए में, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे देगी। 1 लाख का ट्रैक्टर गवर्नमेंट क्या करेगी, 50,000 में दे देगी, 50% की सब्सिडी दे दी फॉर एग्जांपल। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंकरेज होंगे, यार जो ट्रैक्टर 1 लाख रुपए में मिलना था वो 50,000 में मिल रहा है। तो इस तरह की जो सब्सिडीज़ है ना, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी तरह दी जा रही है। इंडिया में क्योंकि यूएसए में क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वे ईजिली उनको इतना सारा पैसा सब्सिडीज के रूप में दे सकते हैं। बट इंडिया केस में क्या है, इंडिया केस में आपने देखा 60% पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। यहाँ भी आपकी सब्सिडी मिल रही है, नो डाउट इंडिया में भी चीज़ों के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, लेकिन इतनी नहीं मिल रही कि वो यूएस से जितनी नहीं मिल पा रही। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल इंडिया का एक किसान है और एक यूएसए किसान है, इसको दोबारा देख लेते हैं। यूएसए का एक किसान है और आपका इंडिया का एक किसान है, ठीक है। यूएसए वाले किसान ने ट्रैक्टर खरीदा 50,000 रुपये का, क्योंकि 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर था और गवर्नमेंट ने उस पर 50,000 की सब्सिडी दे दी, और इसे ये ट्रैक्टर पड़ा किसान को यूएसए के 50,000 का। और इंडिया में वही सब्सिडी मिल रही है केवल 10 या 12,000 रुपये, तो ये ट्रैक्टर इसे पड़ा 90,000 का। पहला डिफरेंस तो ये। उसके बाद यूएसए के जो मतलब किसान था, उसने बीज खरीदे, बीज पे भी उसे सब्सिडी बहुत अच्छी मिली, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत कम है तो आराम से सब्सिडी मिल जाती है वहाँ पे। तो वो बीज फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये के थे, उस पर 50% सब्सिडी मिल गई, तो 10,000 के आपके बीज हो गए, ठीक है। मेरा पॉइंटर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज़। और लेकिन यहाँ पे सीड के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है इंडिया में, तो वो जो 20,000 के जो बीज थे वो इंडिया में 20,000 के ही पड़े। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लेबर लगाई, लेबर के चार्जेस जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर उसे बीजों को बोया, लेबर लगाई, उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया, काट लिया, तो नेट टोटल ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ का जो टोटल आएगा ये बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया के उसमें। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडिया केस में वो बहुत ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये किसान अपनी फसल बेचेगा, फ़ायदे में बेचेगा, तो इतना जितना इसका ये इन्वेस्टमेंट हुआ इससे ज़्यादा में बेचेगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा में बेचेगा, वर्ल्ड में ये चीज़ सस्ती मिल रही है, ये चीज़ महंगी मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसे खरीदेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्ल्ड के यूरोपियन कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं वो इतने सस्ते क्यों हैं इंडिया के कंपेरिजन में। तो जो इंडिया के किसान हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस कर रहे हैं बाहर के वर्ल्ड के प्रोडक्ट के सामने। ये लिखा गया है, यू कैन सी हाईली सब्सिडाइज प्रोडक्ट होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, ठीक है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट क्रॉस रोड, कन्फ्यूजन में है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, कैसे बनाया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडिया में क्या किया गया, अच्छा चलो ठीक है, इंडिया में बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए ताकि इंडियन के फार्मर उन्हें भी प्रॉफिटेबल मतलब पैसा मिले।
ग्रीन रेवोल्यूशन का आपने देख लिया होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। कैसे बढ़ गई थी? फर्टिलाइजर्स, बायोकेमिकल्स और अदर मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे। लेकिन ओवर द रन की बात करें, ओवर द ईयर्स की बात करें, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी कहीं ना कहीं इंडिया को नेगेटिव नेगेटिव फैक्टर्स ही दिए हैं। क्यों दिए हैं? दैट इट हैज़ कोज लैंड डिग्रेडेशन। ऑब्वियसली बात है, जब आप ओवर यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, तो वो आपकी जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, जो फर्टिलिटी है, वो कहीं ना कहीं ख़राब कर देगा। ड्राइंग एक्यूफायर्स, वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने शुरू में तो प्रॉफिट दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। उनका ग्रीन रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ख़त्म समझ में आ रहा है, और इंडियन फार्मर्स किससे डील नहीं कर पा रहे? वर्ल्ड का जो कंपटीशन है उसके साथ आप compete नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट? कीवर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन। जीन रेवोल्यूशन क्या है? इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन द इन्वेंटिफाइंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। अब ये क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्लांट नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नहीं उग पा रहा क्योंकि उसकी जो सोइल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, वो उस प्लांट को सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो हम क्या कर सकते हैं? उस प्लांट के जीन इस तरह चेंज कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी की हेल्प से जीन या उसका डीएनए इस तरह चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज जो डीएनए होगा, ताकि वो जो नॉर्थ ईस्ट की जो मिट्टी है, जो सोइल है, उसमें भी उग पाए। हम कुछ ऐसे जीन के वेरिएशन कर सकते हैं, एक प्लांट अपना आप को मॉडिफाई करके, और आपका जहाँ नहीं उग सकता तो वहाँ भी उग सके। तो हमें इस तरह की जीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आपके एग्रीकल्चर को। उसके आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ, तो आपकी एग्रीकल्चर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी करेगी। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके सामने बहुत दिक्कतें फेस आ रही हैं, वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और उनको जब मार्केट में बेचते हैं उन्हें उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से मॉनसून इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। मॉनसून कभी आता है कभी नहीं आता, तो इस वजह से क्या होता है, किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। और इंडिया के मोस्टली पार्ट में, पंजाब हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। क्योंकि आपका एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि एक एक फार्मर क्यों नहीं चाहता कि उसका बच्चा फार्मर बने। तो आपको यहाँ से उसका मतलब समझ में आ गया होगा कि एक फार्मर क्यों नहीं चाहता, कि वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी उसी कंडीशन में अपना लाइफ सस्टेन करे जिस कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहा है। क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत कंडीशन मिजरेबल हो गई हैं। कुछ एक पॉइंट देखते हैं वो क्यों मिजरेबल हो गई है। फॉर एग्जांपल, हम देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है, वीट और राइस पे फॉर एग्जांपल। अब सब्सिडी मिल रही है वीट और राइस पे, तो क्या करेंगे लोग? ज़्यादा से ज़्यादा जब किसानों को पता चलेगा कि वीट राइस पे सब्सिडी मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो वे क्या करेंगे? अपना जो फील्ड है उस पे क्या करेंगे? राइस और वीट ही उगाना शुरू कर देंगे। राइस और वीट ही उगाना शुरू कर देंगे, वो कुछ और उगाएंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, जब एक ही फसल बार बार यूज़ हो रही है, तो जो राइस और वीट को न्यूट्रिशन चाहिए ज़मीन से, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब एक ही क्रॉप हो रही है तो वो ओवर यूज़ करेगी ना लैंड के रिसोर्सेज का, और जब लैंड के रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर लेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो राइस और वीट है एक टाइम पे ग्रो करना बंद कर जाएंगे, क्योंकि ज़मीन के पास उतने न्यूट्रिशन बचे ही नहीं है। राइस और वीट की लगातार लगातार आप प्लांटेशन करते रहे हैं, और उससे क्या हो गया है, आपका जो रिसोर्सेज थे लैंड के वो ख़त्म हो गए हैं। उस टाइप के न्यूट्रिशन जिस
टाइप के न्यूट्रिशन राइस और वीट लेता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके राइस और वीट भी उगने बंद हो जाएंगे और इससे क्या होगा, लैंड आपकी इनफर्टाइल हो जाएगी। तो सब्सिडी के भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आपके। तो होना क्या चाहिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल रोटेशन होता रहता है क्रॉप का। फॉर एग्जांपल आपने इस सीज़न में आपके राइस उगाया है, अगले सीज़न में क्या करेंगे, आप वीट उगा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप सीरियल्स उगा लेंगे, दाल उगा लेंगे। तो इससे क्या है ना, जो लैंड का जो एक मतलब कंपोजिशन है न्यूट्रिशंस का, वो मेंटेन रहेगा। अब राइस के लिए जो था एक बार यूज़ कर लिया, वो धीरे धीरे जब वीट और ये करेंगे, आप सीरियल्स उगाएंगे, तो क्या होगा, ये राइस वाला जो न्यूट्रिशन यूज़ कर लिया वो धीरे धीरे अपना आप को डेवलप करके रिगेन कर लेगा। ठीक है, इस तरह क्रॉप रोटेशन आपका जो न्यूट्रिशन कंपोजिशन है ना लैंड का, उसको मेंटेन रखता है। तो सब्सिडी के हमने पॉजिटिव पॉइंट भी देख लिए और नेगेटिव पॉइंट भी देख लिए। उसके अलावा जैसे कि अब आप राइस और वीट ही अगर प्रोड्यूस करते रहेंगे, स्टेपल क्रॉप मान लिया आपकी राइस और वीट है, लेकिन जब राइस और वीट इतना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो और क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेजिटेबल प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, सीरियल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कमी हो जाएगी ना कंट्री के अंदर। तो हमें एक बैलेंस लेके चलना है, तो गवर्नमेंट को प्रॉपर सब्सिडी देने की ज़रूरत है, राइस पे भी, वीट पे भी, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल पे भी, हॉर्टिकल्चर पे भी, आपकी सीरियल्स पे भी, ताकि किसान भी प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हम देख पा रहे हैं कि हाँ, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हमने बहुत कुछ देख लिया है कि आपका इस तरह के इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जा रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जा रहे हैं जो आपका वेदर फोरकास्ट कर सकें। ठीक है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो किसान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके कि वो किस तरह के सीड लाए और किस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, ताकि वो अपना जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सके। तो इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ताकि जो किसान है उसकी कंडीशन इंप्रूव हो सके और जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं किसान वो ना हो। उसके बाद क्या है, किसान को मोटिवेट करना चाहिए कि हर तरह की फसल वो उगाए, तो हर चीज़ पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अभी अभी आया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है कि आप किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, किसी तरह के आप केमिकल बायोकेमिकल यूज़ नहीं करते, केवल लैंड की जो फर्टिलिटी है उसे यूज़ करते हैं, कोई एडिशनल उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं डालते। तो उस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो हमारा रुक सके। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, देयर विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका रुकेगा, बिकॉज फ्रूट, मेडिकल हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जजोबा नीड मच लेस इरिगेशन। अब जैसे आप वीट का पता है और हमें राइस का पता है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन यूज़ करते हैं, शुगर केन। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिर इरिगेशन यूज़ करते हैं। जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आप वहाँ क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल उगा सकते हैं, हर्ब्स उगा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडीजल क्रॉप। बायोडीजल क्या है, जैसे जट्रोफा है और जजोबा, इनसे आप फ्यूल बना सकते हैं जो फ्यूचर जनरेशन में यूज हो सकता है। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नस टू ग्रो ए वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो आप ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेके ना किसानों की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आई नो कि बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, आपको वन बाय वन आप जब उनको दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको काफ़ी कुछ हद तक एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कुछ डाउट है इस चैप्टर में तो आप पूछ लेना मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।